कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आज हम मुंबई पश्चिम उपनगर के अंधेरी पश्चिम स्थित डीएन नगर सोसाइटी की हम बात करेंगे, जिसे न्यू डीएन नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और कई सालों से हर बार की तरह इस बार भी लमन न्यूज का यह कैमरा पहुंचा है उन तमाम मुंबईकरों के समक्ष जिन्होंने अथक प्रयास और कड़े संघर्ष के तहत इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दिशा और दशा देने के लिए अपने आप को उसमें झोंक दिया है। लेकिन आज हर बार की तरह जो समस्याएं प्रबल हुआ करती हैं उसे लमन न्यूज प्रमुखता से प्रसारित करता रहा है। तो आज भी किसी डेवलपर के सताए हुए ये लोग अपने मन की भावनाओं को कैमरे के सामने व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही इनकी आवाज सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। खेतसी हिरजी कारिया। मैंने 28/4/2006 में दुकान खरीदी। हमारा पूरा समाज, हमारा कास्ट, हमारे रिश्तेदार सब लोग ने हमारे साथ सोचा कि चलो भाई, खेतसी भाई ने दुकान लिया हम भी लेते, खेतसी भाई ने लिया हम भी लेते। 1 to 37 शॉप, उसका पेमेंट हम लोग ने 2006 में किया। जब तक हम लोग वहाँ पे जो जगह देखा तो उस टाइम पे सब बिल्डिंग खड़ी थी, पुरानी बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग तोड़ने के लिए हम लोग ने पैसा दिया, सबको, टेनेंट को, सबको डिपॉजिट के लिए हमने पैसा दिया। हमारे पैसे से सब काम हुआ। आज की तारीख में लास्ट तक हम लोग ने पैसा दिया, हम बर्बाद हो गए। आपने पैसा किसको दिया? हमने पैसा दिया पोंडेकर साहब को दिया, जो वैद्य आकाश को पैसे देने के बाद वैद्य आकाश ने बोला सोसाइटी के साथ हम आपका ट्राई एग्रीमेंट बना के देता है। सोसाइटी, हम लोग और सोसाइटी का मेंबर जो आगेवन मेन आदमी ने सब साइन किया और पोंडेकर कमिटी मेंबर सब लोग ने साइन करके हम लोग के सामने इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा चीटिंग किया है, हम लोग तो जी नहीं सकते, हम बर्बाद हो गए। आपसे ये जानना चाहता हूं, कुल कितने गालों की आपने बात करी है? 1 to 37 शॉप। अच्छा, हमने दुकान लिया, उसके बाद रुस्तम जी आया, रुस्तम जी का एग्रीमेंट बना। वो एग्रीमेंट के अंदर हमारा 1 to 37 शॉप दिखाया, उसके अंदर प्लान दिखाया, प्लान उसके अंदर दिखाया, रुस्तम जी का साइन है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसका स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है। और आज की तारीख में हम लोग को कोई जॉब नहीं दे रहे। कुल कितने पैसे गए आपके? अरे हम लोग ने दिया आज की तारीख में 37 करोड़ पहले दिया, बाद में रेंट के लिए दिया, टोटल 40 करोड़, 40 करोड़ रुपए हमने दिया है। 40 करोड़ रुपए दिया इन्होंने। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि जिस तरीके से इन्हें लालच दिया गया, हर व्यक्ति चाहता है कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई में वो भी कोई विकास करे अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए। और यही कारण था कि इन्होंने कई गालों को बुक कराने के एवज में 40 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। लेकिन जो विकासक है उसकी कानों पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। आखिर ये पूरा मामला क्या है ये जानते हैं हम। सबसे पहले आपसे जानते, आपका नाम? मेरा नाम है कांतिलाल दामजी सावला। आप ये बताइए कैसे आप यहाँ पहुंचे और कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ से रहते हैं 1975 से अंधेरी में रहते हैं, करीब 40-42 साल हो गया इधर। और ये जो वैद्य आकाश का जो प्लान आया और इसका शॉप का हमको प्लान दिखाया। मिसेस वैद्य ही की बात कर रहे हैं आप? मिसेस वैद्य ही कंस्ट्रक्शन कंपनी? वैद्य कंस्ट्रक्शन का उसका जो है पोंडेकर साहब, उसने हमको प्लान बताया कि हम लोग ने प्लान है, इधर शॉप आने वाला है और हमने इधर शॉप बुकिंग करवाया है और उसके पीछे अलॉटमेंट लेटर भी दिए है। ऑफिस में भी हम लोग गए। जी, हम लोग रुस्तम जी की ऑफिस में हम लोग को बुलाया। हम लोग को बुलाने के बाद रुस्तम जी की ऑफिस में वो लोग ने बोला आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना, आपका 1 to 37 शॉप हम बना के आपको देंगे। अरे पेपर में भी रुस्तम जी ने दिया
किया है कुल मिला के एक गरीब व्यक्ति एक झोपड़ा बनाता है तो उस झोपड़े को यदि इलीगल कंस्ट्रक्शन के तहत निर्माण कार्य किया गया है तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर उसे समूल उखाड़ फेंक देता है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े की तामीर लिखी गई, इतना बड़ा क्राइम किया गया। एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में है। साफ तौर पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर कैसे हुआ। इसमें उन तमाम आरोपियों के नाम हैं जिनके खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। 9 अप्रैल साल 2015 यानी इसी महीने की ये एफआईआर की कॉपी है जो बयां कर रही है इस पूरे फर्जीवाड़े की दास्तान। सीआर नंबर 236/15 और इसके अलावा जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं आरोपियों के खिलाफ, जिसमें खुद बोमन ईरानी साहब का भी नाम बतौर आरोपी के रूप में दर्ज है, जो खुद इस कंपनी के मालिक हैं, जिस कंपनी को रुस्तम जी के नाम से जाना जाता है। धारा 369 यानी चोरी, धारा 406 यानी किसी का विश्वास निष्पादन करना, इसके अलावा धारा 420 यानी कि पूरा का पूरा यह फर्जीवाड़े का मामला है और इसके अलावा 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत ये पूरे ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये सफेद पोश अपराध इसे हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सवाल फिर वही कि जिस आर्थिक राजधानी मुंबई की जमीनों की कीमत लगातार आसमान छू रहे हैं, उस आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले वे लोग जो समय समय पर सरकार के खजाने में अपनी टैक्स को पे करते हैं और जिसके चुकाए गए टैक्स से इस विकास की राह को अख्तियार किया जाता है, तो आखिर जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ इतनी वादा खिलाफी क्यों? आखिर क्यों इतनी बड़ी उदासीनता दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, चाहे वह महाड़ा हो, चाहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका हो या खुद राज्य सरकार। वजह क्या है कि बिल्डरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो कुछ भी आए दिन नियम व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने सिर्फ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करते हैं और जब नतीजा आता है इन तमाम भोले भाले लोगों के ऊपर तो वो निकलता है सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन्स है, हम उनसे ये जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती है, अशोक भोजवानी की मैं मम्मी हूँ। अरे 80 वर्ष मेरा उम्र है। अभी मैं खुद मसवार किराए पे बैठी है। इतने सालों से स्टैम्प ड्यूटी भी भरे है, एक कहाँ से न्याय हुआ है? कहाँ से न्याय हुआ? पेमेंट भी किया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी किया, बावजूद इसके हमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इस वृद्धा को देखने के बाद ये अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि जिस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा की बात की जाती है, उनके रखरखाव की बात की जाती है, उसी लोकतांत्रिक इस देश में ये व्यथा सुना रही है वृद्धा, जिनके ऊपर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुल कितने पैसे गए आपके? हम सब पैसे भरा है, सब पैसा। जी आप बताइए। इनका 2 फ्लैट लिए थे, एक बेटे ने, एक माँ के लिए, एक खुद के लिए 2007 में लिया था और इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। स्टैम्प ड्यूटी भरा, रजिस्ट्रेशन भरा, एग्रीमेंट रजिस्टर किया, अब तक इनका कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। ये किराए के मकानों में रह रहे हैं। अपनी बातों को रखते समय इनके चेहरे को देखने के बाद ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि मानो ये भीख मांग रही हैं, अपना अधिकार नहीं। आखिर वजह क्या है कि कड़ी मेहनत के तहत जिन रुपयों को इकट्ठा करके आशियाना खरीदने की इनकी जो हसरत थी उस पर पानी कैसे फेरा गया? जी देखो, ये नहीं करेगा तो मेरी भी बद्दुआ होगी। ऐसा किसी का काट के किसी का खाने का ये अच्छा है? इनकी आंखों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। साफ तौर पर यह सवाल उन तमाम मुंबईकरों का है जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इकट्ठे किए गए पैसे से आशियाना तो खरीदने की चाहत रखी, लेकिन वो तमाम सपने धरे रह गए, पैसा भी इनका डूब चुका है और अब ये परेशान और एकदम निराश व हताश होकर बदहाली की अपनी व्यथा सुना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। जी 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 ऐसा है इसमें कि ओनली बिल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसमें सोसाइटी भी इतनी इन्वॉल्व है षड्यंत्र में कि पहले उन्होंने एक बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे
काफ़ी लोगों को जगह दी। वही पावर अटॉर्नी के बेसिस पे रुस्तम जी को भी जगह दी। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले इन्होंने सभी लोगों को एक फ्लैट, किसी को शॉप, किसी को मॉल में अंदर जगह दी, उसमें अलॉटमेंट लेटर दिए, सबसे पैसे लिए और बाद में उन्होंने रुस्तम जी के साथ एग्रीमेंट किया कि अब ये जो एक्स्ट्रा एफएसआई है वो रुस्तम जी को दे दी जाए। मगर सोसाइटी के जो मेन करता हरता है उन्होंने इन्हीं के साथ रुस्तम जी ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि ये छोटे छोटे लोगों को भगाया जाए और हम और दो मिल जाए और जो भी उसमें मुनाफा होता है उसको बांट लिया जाए। और ये जो 10 सोसाइटी का नाम इसमें उल्लेखित है, ये क्या है? वो जो 10 सोसाइटी का नाम है वो दोनों ने इकट्ठा होकर फेडरेशन बनाया और फेडरेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा एफएसआई आई उसको हमको दिया और रुस्तम जी को दिया और पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे। बाद में बोल रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे रुस्तम जी का है वो सच है और हमारा वो तो गलत है। मैं उन तमाम 10 सोसाइटियों के नाम बताना चाहूंगा उन तमाम दर्शकों से जो इस कार्यक्रम से अभी अभी जुड़े हैं। ये 10 सोसाइटियां हैं न्यू डीएन नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के समक्ष। ये 10 सोसाइटियां हैं जिन्हें मिलाकर एक बड़ा फेडरेशन बनाया गया। इनका नाम है जुहू किनारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 2, स्मिथ सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 3, शिव सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 4A स्ट्रक 186, सिद्धिविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 4B, साई सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 4C स्ट्रक 227, आकाशदीप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जुहू छाया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सत्यम शिवम सुंदरम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 7, जुहू मिलन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 8 और जुहू आंगन न्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 9। इन तमाम 10 सोसाइटियों को मिलाकर एक फेडरेशन बना दिया जाता है। लेकिन हम ये सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जी जी, मेरा नाम नैना राज है और मैं 8 साल से सफ़र कर रही हूँ। हम लोग ऑफिस के चक्कर काट काट के पौंडेकर के पास परेशान हो गए हैं। ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है। हमको नहीं, तीनों हमारी नज़र में तीनों ही चोर है। सोसाइटी भी चोर है, पौंडेकर भी चोर है, रुस्तम भी चोर है। मेरी बेटी आज एजुकेशन के लिए परेशान है। मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। मैंने अपना सारा दागीना, अपनी गाँव की ज़मीन सब बेच के मैंने अपने लिए घर लिया था और आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट के चक्कर काट के हम लोग परेशान है। ना ही कोर्ट सुन रहा है हमारी, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करे। मीडिया से इनकी रिक्वेस्ट है कि मीडिया इनके लिए कुछ करे, लेकिन हमारा वादा है कि इस कार्यक्रम को हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर तब तक प्रसारित करेंगे जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे वो तमाम उच्चाधिकारी और मंत्रालय में बैठे वो तमाम राजनेता अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जाग नहीं जाते। बहरहाल हमारे साथ जी जी मेरा ये क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने स्टैम्प ड्यूटी भरी है, रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया है, तो हमारी जगह पे दूसरा कैसे कोई बिल्डिंग बना सकता है? टोटल इसमें करीब इस शुरुआत में इसमें ये पूरा जो है गेम जो है ना वो मैनिपुलेशन का है। हमने सबने पैसा भले ही वैदे को दिया हो लेकिन पैसा हमने सोसाइटी को दिया है। बिकॉज सोसाइटी फोंडेकर जो है सिर्फ उनका पावर ऑफ अटर्नी है। तो जिन्होंने भी पैसा दिया वो पैसा किस सोसाइटी को दिया कि आपके और बिल्डर के बीच की कड़ी सोसाइटी है और करीब 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये कोई 10 करोड़ का 20 करोड़ का, टोटल घोटाला 44 करोड़ का है। टोटल एफएसआई 20 लाख फुट की है और रुस्तम जी जो है वो 2000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। उसके अंदर इन सब छोटे छोटे लोगों को, क्योंकि सभी ने मेरे जैसे नहीं, अभी मैं भी जैसे सीनियर सिटीजन, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें लगा दी, ये समझ के कि रिटायरमेंट जो है चलो 2 फ्लैट ले लेंगे, 2 बच्चे हमारे दोनों के नाम पे जब तक हम रहेंगे, बाद में बच्चों को दे देंगे। लेकिन हमारे जैसे सब लोगों ने, लेकिन इसमें मेन कल्प्रिट सोसाइटी है। सोसाइटी ने बिल्कुल, यानी घर का भेदी लंका ढाए, यदि मेघनाथ नहीं होता तो रावण का संहार भी नहीं होता। यही कारण है कि बाहरी दुश्मन से तो हम बाद में निपटते हैं, लेकिन घर के दुश्मनों का क्या, जो पीठ के पीछे से खंजर भोंकने का काम करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। बहरहाल जिस रुस्तम डेवलपर के ऊपर ये पूरा का पूरा आरोप लग रहा है, उस रुस्तम जी का भी पक्ष हम रखेंगे, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं। और खास तौर पर उन लोगों के लिए एक प्रकार से ये चेतावनी है जो लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग इस खबरों को दबा देंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मीडिया आई तो क्या हुआ। लेकिन ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम हैं इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष के चतुर्थ स्तंभ,
और पूरी खबर पारदर्शिता से दिखाना, यह हमारा मकसद है। किसी की खिलाफत करना, किसी को डोमिनेट करना, यह हमारा मकसद नहीं। कुछ कह रहे थे आप? हमको ये कहना है कि सरकार से गुजारिश है कि एक ही जगह की कितनी बार वो स्टैम्प ड्यूटी लेंगे। एक बार हमसे स्टैम्प ड्यूटी ले चुके हैं, क्या वही जगह की फिर से स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे? सरकार ये पूछेगी नहीं कि इसकी किस जगह की बात कर रहे हो? जो हम जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं, वैदेही आकाश की, हमने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है। हमने फ्लैट लिए 2 और हमने उसकी स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी है। अब क्या फिर से स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे? देखिए, मेरे केस में तो हमने 100% पेमेंट कर दिया। मेरे 2 फ्लैट जो हैं, दोनों की मैंने 100% पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया आपने? 94 लाख। 94 लाख रुपए में कुल कितने स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट मिलना था? 840 के 2 फ्लैट। 846 के 2 फ्लैट। 840 के 2। 840 के कितने? उसकी समय सीमा क्या थी? जैसे आपको भी 36 महीना कहा गया था। सभी को 36 महीना कहा गया था। और एक फ्लैट के अंदर, तीसरा जो फ्लैट है उसमें 9 लाख बाकी है। बाकी सारा पैसा हो चुका है, 100% पेमेंट होके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। ये मामला किसी कोर्ट में गया था? हाँ, गया था, हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में चल रहा है अभी तक। चल फाइनली करंट स्टेटस क्या है? अभी नोटिस ऑफ मोशन के अंदर चल रहा है। अभी अपील में गए हम लोग। और जो ये FIR दर्ज हुआ है, इसमें पुलिस ने अब तक कितनों को गिरफ्तार किया है? अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। अभी तो बड़ी मुश्किल से 9 अप्रैल को FIR फाइल हुई है। 1.5 साल की मशक्कत के बाद में बड़ी मुश्किल से 9 अप्रैल को उन्होंने FIR फाइल की है। जब ठगी की जब वारदात होती है और उस वारदात की जो रकम होती है, यदि वह ज्यादा के रूप में हुई तो उसकी जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा करती है। जी। Yeah, I just want to say, like Rustam ji is selling his flats, and people who are buying those flats and will be staying on those, it will be on our dead bodies. Because my father has gone away, we took so much loan, everything, we are totally in debt like this. Where is our money? We want our house or we want our money back. What is the government doing? How much amount you paid to Rustam ji? We have paid 60 lakhs, but it is big amount for us because we are very poor people. जाहिर सी बात है, 60 लाख रुपया कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है। इसे कमाने के लिए, इसे संचित करने के लिए एक लंबा अरसा बीत जाता है, बावजूद इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हो पाती। और हर व्यक्ति का जी, we are every day going to the court. We are taking half days, we are taking full days off. We work, our salary is been cut. We want justice, meaning we want justice. इसके ऊपर हमारी हाय है, हमारी बद्दुआ है, कितना भी not vote for this government. मेरा नाम किशन उत्तम चंदानी है और मैंने वैद्य आकाश को 2.5 करोड़ दिया 4 फ्लैट के अगेंस्ट। वो भी हमने 2 बच्चों के LIC के अगेंस्ट लोन लिया है 88 लाख, और तीसरे का हमने बैंक से लोन लिया है, टोटली 2.5 करोड़ दिया है। और मुझे वायदा दिया, मैंने अपने बच्चों का नाम से लिए हुए हैं और पैसा दे, पूरी ज़िंदगी का जो हमारा कमाई था लोन लेके और दिया है पैसा दिए। कितना दिन हुआ आपको? 2008 जून में दिया है। 2008 जून और आज 2015 है, और आपको 36 महीने में उन्होंने पोजीशन देने की बात करी थी। 36 महीने में पोजीशन देने की बात की थी और हम लोग दर के ये भिखारी हो गए हैं। और बैंक वाले को जवाब नहीं दे सकते, LIC को जवाब नहीं दे सकते, ब्याज नहीं भर सकते, तो हम आखिर क्या करें? आपने कभी डेवलपर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो? वो बोलता है कि भाई चलो मैं करता हूँ पैसा ऐसा खाली झूठा वायदा देता रहता है। और दूसरे अगर ऐसे ही बॉम्बे में अगर ऐसे बिल्डर चीट करते रहेंगे तो विश्वास टूट जाता है इंसान का। जाहिर सी बात है, यदि आर्थिक राजधानी मुंबई का ये हाल है तो अन्य इलाकों का क्या, जहां पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, विकास कार्य किया जा रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम लखबीर सिंह है। ये एक ऑर्गेनाइज है ना क्राइम है, जिसमें बिल्डर है ना, बिल्डर मिलके और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलके, महाड़ा और म्यूनिसिपल मिलके, आम आदमी का उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हर जगह फ्रॉड किया है। अगर इस टाइप का अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेगी और इस पे पूरा ऐसा इंक्वायरी नहीं करेगी तो बॉम्बे में और भी बिल्डर ऐसा डिफॉल्टर होंगे और उधर भी आम आदमियों का जो विश्वास है, गरीब आदमियों का विश्वास है, वो टूट जाएगा। और आगे ये लोग है ना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। गवर्नमेंट को इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और रुस्तम जी अपने पैसे के ऊपर है ना ये सब क्राइम कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और हम लोग है ना कोर्ट में जाके तलवे वो सब लोगों के चाट रहे हैं अभी ताकि हमको न्याय मिले, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब मन अंदर जिसका छिलता है उसी का चुनमुनाता है, और जो इनके दिल पर गुजरी है उसकी एक एक वाक्य, इनके जो
मुखार बिंद से निकल रही है वह दर्दनाक है, जिसे सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हसरत लेकर सपना देखा था इन्होंने अपने परिवार के उज्जवल भविष्य का, इसी को लेकर इन्होंने उस जगह पर फ्लैट के लिए बिल्डर को पैसे दिए, बिल्डर ने वादा किया, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन पोजीशन के नाम पे है सिर्फ ढाक के 3 पात। आज तक बिल्डिंग तो वहां खड़ी नहीं हो पाई, अलबत्ता लोग जो है वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, आप जिस गृह मंत्रालय के आप मुखिया कहे जाते हैं, उस गृह मंत्रालय के मातहत आती है जांच एजेंसियां। उन जांच एजेंसियों को क्या आप दिशा निर्देश देंगे कि अगर एक क्रिमिनल यदि क्राइम करता है तो उसे पाताल से भी उखाड़ कर लाया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी जिन्होंने कागज के ऊपर एक लंबे चौड़े अमाउंट का फ्रॉड किया है और लोगों के दिल तोड़े हैं, आशियाना नहीं दिया है, ठगी की है, जालसाजी की है? ये हमारे आरोप नहीं है, ये उस एफआईआर को देखने के बाद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी जी, मैं तो 100 बात की एक ही बात बोलूंगा कि ये सब पूरी मिली भगत हुई है और कुछ नहीं है, मिली भगत है। वो कितने पैसे दिया आपने? कितने पैसे दिया आपने? जो दिया वही दिया है। जी जी, एक्चुअली 2008 में ये सब हम लोगों ने 2 फ्लैट वहाँ पर बुक किए थे। मेरे पिताजी जो अभी कैंसर से बीमार पड़े हुए, 2008 से उन्होंने अपने मेरे भाई की शादी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे, उन्होंने वो जब पैसे पूरे दे दिए। अब आज पता ये चल रहा है कि ये पूरा रैकेट 300 करोड़ ये बिल्डर ने जमा करके ये 3,500 करोड़ का पूरा स्कैम कर दिया। सारे लोगों ने मिलजुल के ये लोगों को पागल बनाने का काम किया हुआ है। इतना बड़ा स्कैम अगर गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ किया नहीं तो हर बिल्डर सोसाइटी के पास जाएगा, रीडेवलपमेंट राइट्स लेगा, सोसाइटी जो है वो उस बिल्डर को निकाल देगी, अगले बिल्डर को लेके आएगी और इसी तरह से ये रैकेट चलता ही रहेगा। लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर? पैसे आपने दिए थे? हमने पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। कितना स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको मिलना था? 550 कारपेट का फ्लैट हमें मिलना था। हमने स्टैंप ड्यूटी भरी है। गवर्नमेंट हमसे स्टैंप ड्यूटी किस बात की लेती है? हमें कोई चीज़ की गारंटी देने के लिए हमारे लिए कोई लॉ है कि नहीं? गवर्नमेंट सिर्फ पैसे लेती है, स्टैंप ड्यूटी लेती है, रजिस्ट्रेशन के पैसे लेती है, लेकिन जब बारी आती है कि बिल्डर अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता है, जब बिल्डर अपना डिलीवर नहीं करता है प्रोजेक्ट, तो लोग क्या करें? लोग गवर्नमेंट को कोई जिस चीज़ के लिए लोग स्टैंप ड्यूटी लेते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उपभोक्ता के लिए कुछ तो उनको कंज्यूमर के लिए कुछ तो उनको देना चाहिए, एंड यूजर के लिए। खाली स्टैंप ड्यूटी ले लिया और फिर जो लोग जिन्होंने फ्लैट खरीदे वो अपने बलबूते पे धक्के खाते रहे, कोर्ट के केस लड़ते रहे। अभी हम लोगों ने लाखों रुपए कोर्ट में भी लगाए हैं, लेकिन कोर्ट से भी हमें कुछ इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिला के तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और फिर भी मन नहीं भरा तो फिर एक तारीख। आखिर वो दिन कब आएगी जब हमें न्याय मिल पाएगा? इन तमाम लोगों की जो आंखें हैं नम है, मन की जो भड़ास है वो चेहरे पर उसका भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप लोगों से जानना ये चाहते हैं, आप इतने सालों से रहते हैं न्यू डीएन नगर में, आप कितने साल से रहते हैं? आपसे जानना चाहता हूँ। हमें यहाँ बम्बई में रहते हुए 50 साल हो गए। आज हम 50 साल से बम्बई में रह रहे हैं। पहली बार कोई सोसाइटी में रीडेवलपमेंट के लिए विश्वास से अगर जाता है और बच्चों के लिए फ्लैट खरीदता है और उसके बाद इसका विश्वास तोड़ा जाता है, तो इससे बड़ा विश्वासघात और कौन सा होगा? जिसकी पूंजी 50-50 साल कमाने में लगी हो, उनके बच्चे के लिए जो फ्लैट लेते हो, उनके बाद भी गवर्नमेंट से भी आशा है, डेवलपर से भी आशा है, और ये सोसाइटी जो रहते हैं उनसे भी हम लोग ने आशा रखी है। अगर ये 2 डेवलपर मिलकर अगर ये स्कैम करते हैं तो बाकी के जो हजारों लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारा सवाल ये है कि ये कहाँ जाएंगे जिसकी आशाएं इनके साथ जुड़ी हुई है? पैसा जुड़ा हुआ है, समय जुड़ा हुआ है, बच्चों की भविष्य जुड़ी हुई है इसके साथ। तो हम यही पूछना चाहते हैं आज के अधिकारियों को, जो अथॉरिटी वहाँ लगी हुई है, उनके चक्कर खा के सब लोग थक गए हैं और ये हमें न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति को न्याय की दरकार है। जी, यहाँ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है और सभी लोगों के साथ किया है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, जैसे अब फार्मर का आत्महत्या होएगा, इधर भी ऐसे ही आत्महत्या होएगी। आधे लोग अपने आप को जान दे के बिकॉज उनके पास चारा ही नहीं रहा अभी। और कुछ कितने लोग होंगे सर? इधर तो मेरे ख्याल से 280 लोग हैं सर। उसमें से अगर 100 लोग ने आत्महत्या कर दी तो क्या हालत होगा? यही सिर्फ ग्रीड के लिए, जो बिल्डर का ग्रीड, जो सोसाइटी का ग्रीड और जो रुस्तम जी का ग्रीड। अभी किसको आप दोष दोगे?
नोट तो सबसे लेके गए, गरीब पब्लिक को तो कोई चारा ही नहीं है उसको। देखिए ये सब जो है रुस्तम जी का पैसे का नशा है। वो कहता है मेरी प्रोजेक्ट का अगर 1% भी दूं मैं तो हिंदुस्तान का हर पुलिस ऑफिसर, हर जज, हर सुप को मैं खरीद सकता हूं। तुम लोग मेरे से क्या लड़ोगे? जी जी, बहरहाल ये जांच का विषय है, मन की टीस है, लेकिन सच्चाई कितनी है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि ये सच्चाई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैंने 2008 में अपना फ्लैट बुक किया था। उसमें जिस समय मैंने फ्लैट बुक किया था उस समय रुस्तम जी का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था और विदई आकाश का जॉइंट वेंचर में बोर्ड लगा हुआ था। उसको देख के रुस्तम जी को, विदई आकाश को और सोसाइटी ने उसको अप्रूवल दिया था। उसकी वजह से मैंने अपना फ्लैट बुक किया था, अपनी पूरी पूंजी उसमें लगाई थी कि 2-3 साल में वो बना के देगा, और पूरा बाकायदा प्लॉट एग्नी कंस्ट्रक्शन चालू था और रुस्तम जी और विदई आकाश का जॉइंट वेंचर में फ्लैट था। प्लान देखा था आपने? प्लान देख के और सोसाइटी का एग्रीमेंट को देख के मैंने फ्लैट को बुक किया और पूरा 50 लाख रुपया दिया और 3 लाख रुपए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। उसके बाद भी आज तक मेरे को कोई भी, ना मैं बिल्डर के पास जाता हूँ, रुस्तम जी के पास जाता हूँ, सोसाइटी के पास जाता हूँ, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि मेरे को एग्नी मेरा न्याय देने की कृपा करें। सवाल कई हैं। पूरा प्लान पास था जी, पूरा अप्रूवल्स था, सब कुछ था। जब हमने आईओडी भी थी, सीसी भी थी, प्लान भी था, लोगों ने पैसे भी दिए, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन जब पोजीशन देने की बात आई तो आप कौन है, हम आपको नहीं पहचानते। अब इसी तर्ज पर यह पूरी कवायद दिखाई दे रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जितने भी लोग हैं तकरीबन 280 के आसपास हैं, और इन लोगों के द्वारा कमाए गए उन खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जिस बिल्डर ने या जिन लोगों ने भी इनका गलत फायदा उठाया है, जिन लोगों ने भी इनके पैसे से मौज मस्ती की है, ऐसे लोगों को क्या समय रहते सजा मिल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस आज के कार्यक्रम को देखने के बाद यदि कोई दर्शक अपने सुझाव लेमन न्यूज से साझा करना चाहता है तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर के एसएमएस बॉक्स में जाकर सबसे पहले आप टाइप करें लेमन न्यूज, उसके बाद स्पेस दे, अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करें, लिख दे अपने मन की तमाम बातों को और भेज दे 56767 पर। आपके द्वारा भेजे गए राय की हमें इंतजार होगा। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने भी 2007 में एक फ्लैट लिया हुआ है और मेरी माँ के कहने पे लिया था। मेरी माँ बेचारी आश पे आश रखते रखते 7 साल के बाद गुजर गए। आज भी मेरे पिताजी टेंशन में इतने हैं कि कुछ पूछिए नहीं। वो आज आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे, इतना टेंशन है। एक फ्लैट हमने कहाँ से पैसे लेके दिया है मुझे ही पता, और मेरे ऊपर कम से कम 50 लोगों ने मेरे ऊपर लेके इधर फ्लैट लिया है। साफ तौर पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई डीएन नगर पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन कर रही है मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या उन कथित आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो पाती है या फिर कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर एक बार फिर वह अपने इसी व्यवसाय में लिप्त पाया जाता है। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन यहां का दौर फिर बदस्तूर जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आनंद वर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।